गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है। अपना आकलन स्वयं करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आई होप यू इससे पहले वाले आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, आप सारे के सारे ना जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं एक बार सबको रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी सारे आपके बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। तो आज का भी अपना सेम प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे। तो आपका हिंदी भाषा 31 से लेकर के 39 आपके हिंदी का ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सेम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में आप ये माना करो कि इस टेस्ट को देने के टाइम पे आप ये बैठो कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और आप इस टेस्ट को दे रहे हो। आपका हिंदी वाला सेशन चल रहा है। ओके, तो शुरू करें आज। तो दोस्तों, ये आज आपका गद्यांश है, ये भी आपका गद्यांश है, ये भी आपका गद्यांश है, ये भी आपका गद्यांश है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैं तो ये आप लोगों को सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपने क्वेश्चनों को पढ़ लिया करिए। एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी है? ओके, आपका ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यह है, आपदा संबंधी भविष्यवाणियों की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन नीति की मांग कब से हो रही थी? फिर उसके बाद स्थिति कब भयावह हो जाती है? किसके बारे में? आपदा प्रबंधन के बारे में ही है ना ये। भौतिक नुकसान नहीं है। आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है? पर्यावरणीय की तरह कौन सा विश्लेषण शब्द दर्शन के लिए सही है? भूकंप में कौन सा समास है? चलिए, ये आपका ये जो समास वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका पूर्व ज्ञान आपका काम दे जाएगा। अब ये आपका हो जाता है गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन। जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है उसे क्या कहते हैं? भाई, ये भी आपका पूर्व ज्ञान में काम दे जाएगा। तो हम अब ये सारे आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से हम गद्यांश के ऊपर में चलते हैं। तो ठीक है, अब गद्यांश को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जैसे ही आप गद्यांश को पढ़ोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको खटाखट सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलें फिर गद्यांश के ऊपर। अब क्या कह रहा है भैया आपका गद्यांश? हम आपदाओं के दौर में जी रहे हैं। यह सच है कि इन आपदाओं को रोक पाना ना तो इंसान में है, इंसान के वश में है, और न ही मशीनों के। आपदाएं मानव निर्मित हो या प्राकृतिक जिंदगी में गहरा दर्द छोड़ जाती हैं। ज्यादातर आपदाएं भौतिक नुकसान, आर्थिक, भवन, संपत्ति, सामाजिक व सांस्कृतिक तो पहुंचाती हैं, लाखों जानें भी ले जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है भाई? प्रचलित प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, बाढ़, बादल का फटना, भूकंप, सुनामी, आग लगना आदि, जो मिनटों में मनुष्य के जीवन और संपत्ति को तबाह कर देते हैं। यदि हमने इन आपदाओं का समुचित प्रबंधन या नियंत्रण नहीं किया तो स्थिति और भयावह हो जाती है। ये देखो, मिल गया आपको? मिला? ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब ये क्या कह रहा है आगे गद्यांश में? यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो आपदाओं से ज्यादा इसके समुचित प्रबंधन पर चर्चा करना जरूरी है। वर्ष 2001 में जब भीषण भूकंप आया था, तब सरकार ने घोषणा की थी कि देश में आपदा प्रबंधन की विश्वसनीय या विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। आज 11 वर्षों बाद भी यदि यहाँ की आपदा प्रबंधन की तैयारियों को देखें तो कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। अब जैसे वर्ष 2005 में जब भारत के दक्षिण पश्चिमी तटबंधी इलाके में सुनामी लहरों ने कहर बरपाया था, तब आपदा के बाद स्थिति को संभालने में हुई विलंब और लंबे समय तक आपदाग्रस्त लोगों की सार्वजनिक परेशानी से यह जा सकता है कि हमारा आपदा प्रबंधन कितना मजबूत है। अब वर्ष 1951 में 1991 में, ठीक है, उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से ही देश में एक मुकम्मल आपदा प्रबंधन नीति की मांग होती रही। इस दिशा में यदि सरकार और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से संयुक्त प्रयास हों तो गति आ सकती है। और जापान तथा अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी एक मुकम्मल और प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था बनाई जा रही है, बनाई जा सकती है। ओके, ये भी आपका गद्यांश है।
बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए हमें दो शब्दों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। ये जानकारी और बचाव। किसी भी आपदा या आकस्मिकता से बचाव में जानकारी अहम भूमिका निभा सकती है। जानकारी यानी आपदा क्या है, कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, कब आती है और किस तरह का नुकसान पहुंचाती है या करती है। इस प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि वैश्विक एवं देश के स्तर पर आपदा संबंधी स्थिति सूचना एवं भविष्यवाणियों की पहले समीक्षा कर ली जाए। अब इस कड़ी में सबसे बेहतर और जरूरी जरूरी होगा कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट 2011 पर गौर करना। वर्ष 2011 की मानव विकास रिपोर्ट कथित तौर पर टिकाऊ एवं न्यायसंगत विकास पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि नित्य हो रहे पर्यावरणीय नुकसान से दुनिया के वंचित एवं निर्धन लोगों की परेशानी और बढ़ी है। तो दोस्तों ये तो आपका गद्यांश हो गया। अब इसके हम क्वेश्चन जो पहले देख लिए थे एक बार पढ़ के उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो हो जाओ तैयार। अब क्वेश्चन 31, एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी होता है? पर्यावरण नीतियों का निर्माण करना, आपदा संबंधी स्थितियों की समीक्षा करना, यूएनडीपी से सहयोग लेना, निर्धन लोगों की सहायता करना। तो क्या होगा दोस्तों 31 का राइट आंसर? आप लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपदा संबंधी भविष्यवाणियों की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है यूएनडीपी की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना, निर्धन लोगों की परेशानियों पर ध्यान देना, वंचित लोगों की परेशानियों पर ध्यान देना, या वैश्विक स्तर पर आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा करना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई। अरे गद्यांश में कही गई ना बात, यूएनडीपी की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा प्रबंधन नीति की मांग कब से हो रही थी? वर्ष 1990 से, ब्रिटिश काल से, आजादी के बाद से? क्या इनके बारे में गद्यांश में किसी प्रकार का कोई जिक्र हुआ है ऑप्शन नंबर 1 2 3 का? नहीं हुआ ना, तो ये सारे के सारे नहीं होंगे आंसर। किसके बारे में जिक्र हुआ? उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई गद्यांश में मैंने पढ़ के बताया था आप लोगों ने, और आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद से ही आपदा प्रबंधन नीति की मांग हो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, स्थिति कब भयावह हो जाती है? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, आपदाओं के समुचित प्रबंधन के अभाव की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा असहयोग की स्थिति में, राज्य सरकारों द्वारा असहयोग की स्थिति में, या प्रशासकों द्वारा असहयोग की स्थिति में। तो अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश क्या होगा राइट आंसर? बताओ मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अरे भाई आपदाओं के समुचित प्रबंधन के अभाव की स्थिति में, यही था ना उसमें दे रखा था सेंटेंस के अंदर में, गद्यांश में था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भौतिक नुकसान नहीं है, लोगों की मौत, सांस्कृतिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, या आर्थिक नुकसान। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? भाई भौतिक नुकसान नहीं है। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश आपको राइट आंसर लगाना है। भाई लोगों की जान या लोगों की मौत, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है? यदि हम विज्ञान के विद्यार्थी बन जाएंगे तब, यदि हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब, यदि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, यदि हम इससे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर? भाई आप लोगों ने पढ़ा था ना गद्यांश के अंदर में क्या कह रहा था? भाई आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है? यदि हम इससे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो थोड़ा सा आसान हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये दे रखा था गद्यांश में लास्ट की लाइन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरणीय की तरह कौन सा विश्लेषण शब्द दर्शन के लिए सही है? चलिए भाई ये देखो, ये आपका पूर्व ज्ञान आपका काम करेगा। दृश्य होगा, दर्शनीय होगा, दर्शनीय होगा,
या दर्शनीय होगा? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा भाई। क्या होगा? दर्शनीय। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 38, भूकंप में कौन सा समास है? अवयवी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधाराएं है? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा? कौन सा समास है भाई? भूकंप। अरे कौन सा पद प्रधान है? कौन सा पद उत्तर पद है? बताइए। अरे ऑप्शन नंबर टू तत्पुरुष शब्द है, तत्पुरुष समास है, होगा ना? अरे भूकंप में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अब क्यों होगा ये आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 39, जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है उसे क्या कहोगे? दुर्घटना, अघटित, आकस्मिकता, अचानक। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा 39 का राइट आंसर? अरे भाई क्या बोलेंगे? आकस्मिकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अरे जो पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है, आकस्मिकता ही तो होगा ना भाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहां से आपका पद्यांश शुरू होता है 40 से लेके 45 अकॉर्डिंग फॉर आपके सीटेट एग्जाम में। आप जब भी देते हो ना इस टेस्ट को, तो आप ये बैठ के दिया करो कि भाई मैं सीटेट का मेरा आज एग्जाम है, हिंदी का मैं टेस्ट दे रहा हूँ या हिंदी का पेपर दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता के साथ में मजा आएगा। अब क्या कह रहा है भाई पद्यांश? सेम आपको क्या करना है भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर ये पद्यांश को पढ़ लो या पद्यांश को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा पद्यांश होता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। तो हम शुरू करते हैं पद्यांश को पढ़ना। एक धूप का हसमुख टुकड़ा तरु के हरे झरोखे से झर अलसाया है, धरा धूल पर चिड़िया के सफेद बच्चे सा, उसे प्यार है भूरज से, लेटा है चुपके, यह उड़कर किरणों से रोमिल पंख खोल तरु पर चढ़ ओझल हो सकता, फिर अमित नील में लोग समझते में उसको व्यक्ति दे रहा कला स्पर्श से। अब आगे क्या कह रहा भाई ये? मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्ति स्वयं, व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो वह रे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। तो दोस्तों ये आपका पद्यांश था। ओके, आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप छोटा सा तो होता ही है, आप एक दो बार पढ़ लिया करो उसे, क्योंकि इसके शब्दों को ना फोड़ फोड़ के इसमें से कभी कभी ऑप्शन और आंसर दे दिए जाते हैं। ये एक्चुअल में बड़े प्यारे होते हैं। आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपने यदि हिंदी पहले अच्छे से पढ़ी होगी, शब्दों के ऊपर में ध्यान दिया होगा, तो पद्य के ऊपर में ऐसे निकल के ये शब्द आते हैं और आप बहुत स्मूथ तरीके से कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 40, धूप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर? आपने पढ़ा है ना पद्यांश? यस, ऑप्शन नंबर टू पूर्व से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि धूप का टुकड़ा श्वेत रंग का होता है, कला को आ, आकार देता है, बहुत हंसमुख होता है, बहुत कलात्मक होता है। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश? ऑप्शन नंबर टू, यस, कला को आकार देता है। यस, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, धूप के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग किया गया है? ओके, अब यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान काम देने वाला है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का? रोमिल होगा, अमित होगा, शुभ्र होगा या हरा होगा? तो बताइए क्या है 42 का राइट आंसर? अरे भाई शुभ होगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? धूप के लिए किस विश्लेषण का प्रयोग किया गया है? अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश शुभ के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है? स्वयं व्यक्तिवान, ज्योतिर्मय, अखंड प्रकाशवान, स्वयं प्रकाश। तो बताइए दोस्तों क्या है 43 का राइट आंसर? बताइए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर टू, अखंड प्रकाशवान, अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, तरु के हरे झरोकों से झर पंक्ति का भाव बताओ भाई। प्यारे दोस्तों बहुत प्यारी पद्यांश था ये। अरे तरु के हरे झरोकों से झर, अरे पत्तों के
झांकता हुआ पत्तों से, झड़ता हुआ पत्तों में लिपटा हुआ, पत्तों पर बैठा हुआ। तो क्या होगा 44 का राइट आंसर? अरे भाई क्या है? ऑप्शन नंबर 2, पत्तों से झड़ता हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 45, लेटा है चुपके पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई बताओ। अब ये अलंकार आपका पूर्व ज्ञान वाला काम देगा। अनुप्रास है, मानवीकरण है, उपमा है, रूपक है। अरे लेटा है चुपके, क्या होगा? कौन सा अलंकार है? अरे भाई उपमा का अलंकार है। पता है ना आप लोगों को? एक बार मैं आप लोगों की ना अलंकार की एक छोटी सी ट्रिक वाली एक वीडियो लेके आऊंगा। यदि आप लोग कहते हो तो कमेंट करोगे तब लेके आऊंगा। एक बार देखो अलंकार को, पकड़ के आप राइट आंसर लगा दोगे। भाई एक नंबर अपना पक्का करना है। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में करती है, प्राथमिक चरण के दौरान की भाषा के रूप में करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा नहीं करती है। तो बताओ मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 का टेस्ट चल रहा है दोस्तों, ये राइट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 47, कुल भौतिक प्रक्रिया टीपीआर किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? तो चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1, क्रिया करके सीखने वालों के लिए, पठन द्वारा सीखने वालों के लिए, श्रवण द्वारा सीखने वालों के लिए, चित्र देखकर सीखने वालों के लिए। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर? यस, अपना आकलन स्वयं करें और राइट उत्तर बताएं। अरे क्रिया करके सीखने वाले, लर्निंग विद दिस डूइंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के लिए या अनुसार छात्र कथन को समझ सकता है? चलिए भाई, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल। तो बताइए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, वह कौन सा कौशल है जिसमें निपुण होने के बाद स्वर आघात, बालघात, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र कथन को समझ सकता है? तो आपका क्या होगा भाई? श्रवण कौशल ही तो होगा ना, सुनने वाला कौशल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, हमने कुर्सी की पेटी बांध रखी है। चलिए इसको पढ़िए और इसको फोड़ते हैं अब। अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप से प्रति समर्पित है। यह उन बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? नीचे इसके ऑप्शन है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र या अध्यापक केंद्रित उपागम। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, समालोचनात्मक शिक्षण उपागम। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। भाई किसके बारे में पूछ रहा है ये? लोकगीतों को। गायन को महत्व देना है, परंपरा को निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय होने में मदद करता है, बच्चों को संगीत सिखाने से जोड़ा है। तो बताओ मेरे शेर शेरनियों, भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर? अरे भाई क्या कह रहा है वो? लोकगीत क्या करते हैं? भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद कराते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 51, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। ओके भाई,
बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो क्या होगा भाई, पढ़ने की कुशलता का विकास करना है आप लोगों को, ध्यान से समझ लो। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? अब बताओ मेरी चीतों, क्या जरूरी है? अरे क्या काम करोगे आप? अरे बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो पढ़ने की अपनी कुशलता को विकसित कर सकें, है ना। जब उनके पास में विषय सामग्री नहीं होगी तो वो कैसे कर लेंगे भाई? अरे तभी तो करेंगे, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, शब्दार्थ जानने के लिए शब्दार्थ को जान सकें। ओके, तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना। नीचे ऑप्शन है लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य, पठन वैकल्य। तो बताइए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर? अरे भाई क्या है, क्या कह रहा है वो? कार्य करने में असमर्थ है जो जो किस विकलांगता से पीड़ित है। अब ये तो ठीक है भाई, पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, सारांशीकरण करना, अपेक्षित गति से पढ़ना, यहाँ पे मिल गया आपको। या ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना, देखो यहाँ पे मिला आपको। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, पर यहाँ पे आप पढ़ना देख के आप समझ जाते। तो क्या आएगा दोस्तों इसका? बताइए बताइए। अब तो आप लोगों ने पकड़ लिया इस क्वेश्चन को। अरे पठन वैकल्य तो आएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद पर श्रुतलेख लिखवाती है करवाती है। वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ाती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापिका यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है? ऊर्ध्वगामी उपागम, बॉटम अप, संरचनात्मक उपागम, शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, अनुच्छेद श्रुतलेख। तो बताइए मेरे दोस्तों, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये। यदि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा तो मामला सरक जाएगा आपके हाथों से। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या है राइट आंसर? बताइए। अरे भाई ऑप्शन नंबर 3, शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, आप लोग डेली देखते हो, बहुत अच्छा है। अपना रिवीजन, अपना आकलन स्वयं करते रहो। पर आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा निवेदन है यार, सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, प्लीज़। ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है। विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाए। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? विषय वस्तु आधारित शिक्षण का, संरचनात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का, बुनियादी अंतः व्यक्तिक संप्रेषण व्यवस्था का, विषय वस्तु एकीकृत भाषा अधिगम का। तो बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर 54 का? ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये आईएमपी क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 55,
भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे गोला मारो। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी होता है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। मिल गया आंसर आप लोगों को। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बात तो ठीक है। समृद्ध भाषा या भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो भाई राइट आंसर आप लोगों ने पकड़ लिया है। इसके अंदर में क्या होगा बताओ? बताओ बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? अरे भाई, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्या ये होगा कि ऑप्शन नंबर 2 होगा? बताइए। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। बताओ, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, कौन सा सही आंसर है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों? कि भाई भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। क्या सिर्फ व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है और माध्यम नहीं है? बहुत सारे माध्यम हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। बात तो ठीक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। अब बताइए, पकड़ लिया होगा आप लोगों ने इसका क्वेश्चन भी। अरे भाई, सबसे कम महत्वपूर्ण क्यों होगा? भाषा सुनने वाला जो कौशल है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। LSRW सबसे प्रथम कौशल होता है। इसी से सारे के सारे कौशल सम्मिलित होते हैं, सम्माहित होते हैं। तो ये क्यों कम होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? चलिए दोस्तों, विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना, वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करें। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर? अरे भाई, ये विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बहुत सारे काम है, ये भी काम है, परंतु ये उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 59, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? चलिए भाई, व्यक्तित्व की छाप, प्रभावोत्पादकता, पुनरावृत्ति का बहिष्कार, कल्पना प्रवणता। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, दोहराव, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? किसके बारे में कह रहा है? मौन पठन का महत्व नहीं है। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। कि भाई अक्रिय रहते हैं क्या? बताइए। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। वाग यंत्र यानी बोलने वाले, आपके जीभ हो गया, गला हो गया, दांत हो गया, इन सबको वाग यंत्रों के बारे में कहा जाता है। ठीक है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। अब भाई क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मौन पठन का महत्व नहीं है। अब कौन सा महत्व नहीं है तो बताइए मेरे दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा।
अरे मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय नहीं होते हैं, जबकि सक्रिय होते हैं। यही पकड़ लिया था आप लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप ये आपको प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है सीटेट के लिए, खासकर सभी सब्जेक्टों के लिए मैं चला रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, छोटे भाई बहन समझ के प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कर दें प्लीज़। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए। जय हिंद।